-10, तो कितना 80 का रेंज है, मतलब 80 जो है स्कोर्स उसके बीच में आते हैं, इतना ही स्कोर करेंगे लोग, इसी के बीच में स्कोर करेंगे। एंड अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट ले रहे हो तो देखना चाहते हो कि पॉपुलेशन जो भी बता रहा है और मैं उस पॉपुलेशन से जो सैंपल ले रहा हूँ वो CUET PG की डेट्स आ गई हैं एंड आई अंडरस्टैंड हाउ हार्ड रिसर्च कैन बी फॉर फ्यू पीपल। I am Vivek Pant, your mentor at Power Within Psychology, and I'm back again on Power Within's channel to help you with research. आज हम क्या देखने वाले हैं? आज we will see the most important topics that have been repeated again and again in CUET PG. We will understand those topics at the same time we will solve the questions regarding them. So before beginning everything, I just want to let you know कि research and statistics इतनी hard नहीं है and we will prove it, right? And let's see कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मीन मीडियन मोड से आते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, राइट? सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे ना जो भी मेरा पॉपुलेशन है उसमें से जो मैंने सैंपल लिया है उस सैंपल के बारे में डिस्क्राइब करना। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय डिस्क्राइबिंग? आई जस्ट वांट टू टेल कि उस सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, अब इन 10 बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? यार कोई मेल होगा या कोई फीमेल होगा, है ना? उनकी एज क्या है, ठीक है? ऑन एवरेज अगर मेरी क्लास में बच्चे हैं तो वो कितना स्कोर करते हैं, है ना? यही तो होगी। अगर मैं डिस्क्राइब करने जाऊंगा अपने सैंपल को तो मैं और कैसे डिस्क्राइब करूंगा? मैं ऐसे ही तो डिस्क्राइब करूंगा कि हाँ मेरा पॉपुलेशन है और जिसमें 6 मेल हैं, है ना, 4 फीमेल हैं, है ना, ऑन एवरेज सबकी एज 18 साल है या ऑन एवरेज सब 40 स्कोर करते हैं, है ना? मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके 40 मार्क्स क्यों आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमारी क्लास में 6 मेल्स ही क्यों हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये है जो मैंने देखा है एंड दिस इज व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग, ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस चीज में आपको हेल्प करती है? समराइज करने में डेटा, ऑर्गेनाइज करने में डेटा, ग्राफ में लगाने में डेटा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका सैंपल है क्या, डेमोग्राफिक्स क्या है आपके सैंपल की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना? अब सेकेंड थिंग, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आती है सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो हम ऐसे डेटा पॉइंट की बात करते हैं जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। ये क्या होता है? ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है हमारे डेटा की, है ना? हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम, उसको समराइज करने का काम क्या कर रहा है? मीन, मीडियन एंड मोड। अगर मैं बोलता हूं कि आप मेरे को एवरेज बताओ, है ना, मेरे डेटा का, तो आप बता पाओगे मीन से, है ना? आपसे पूछा जाता है कि मेरी क्लास में कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, मोड से आप बता पाओगे, है ना? ऑल दोज थिंग्स। देन वी हैव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो आप ना मान लो ये एक ग्राफ सा है, एनपीसी कर्व का ग्राफ है, नीचे जो है मान लो स्कोर्स हैं 0 से लेकर 100 तक, है ना? यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है? ये स्कोर्स हैं, ठीक है? अब मान लो एवरेज स्कोर है 50 का, ठीक है? मेरे क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से ऑन एवरेज कितना स्कोर किया है बच्चों ने? 50 स्कोर किया है, ठीक है? मैं कहता हूं इन 100 में से 50 बच्चों ने क्या करा, कितना किया? 50 स्कोर किया। तो मान लो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मतलब बच्चे हैं, है ना? यहाँ पे बच्चे हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, 6 बच्चे, 7 बच्चे, ऐसे करते 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 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं कहता हूं कि 50 बच्चे तो मान लो ऐसे ऐसे उठा 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 और यहां तक मान लो 50 बच्चे आए। फिर मैं कहता हूं अगर आप थोड़े से और पे साइड पे जाते हो तो थोड़े आपको कम देखने को मिलेंगे, फिर वहां पे थोड़े 40 पे हैं, फिर थोड़े 30 पे हैं, फिर थोड़े ऐसे ऐसे करके करके हैं, सिमिलर विद दिस, ऐसे ऐसे हैं, है ना? तो ये क्या बनाया है? एक पहली बात तो कर्व बना रहा है, मान लो ऐसे, नॉट अ गुड ड्राइंग बट अंडरस्टैंड कि ये एक कर्व बना रहा है ऐसे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना रहा है।
है ना? किसकी हेल्प से? फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। अब मैं जब बात करता हूँ डिस्पर्जन की, है ना, डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि मुझे देखना है कि डेटा कैसे स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब क्या है? कि मान लो मैं बोल रहा हूँ 50 एवरेज है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सबके सारे के सारे बच्चे 50 स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चे 40 स्कोर कर रहे हो, कुछ बच्चे 30 स्कोर कर रहे हो, कुछ बच्चे 60 स्कोर कर रहे हो। तो डिस्पर्जन क्या होगा? डिस्पर्जन क्या होगा? वो डिपेंड करेगा स्प्रेड, कैसे आपके स्कोर स्प्रेड है ना? आपका ये जो कर्व बन रहा है ये डिपेंड करेगा किस पे? आपके स्प्रेड पे, कितने दूर दूर है। मान लो 50 से बच्चे स्कोर कर, फिर कहाँ पे बनता है? यहाँ बनेगा ऐसे। अगर व्हाट इफ 45 कर रहे होते, है ना, 45 पे ज्यादा कर रहे होते, तो कर्व कैसे बनता? फिर 45 पे बनता, है ना? फिर इंस्टेड ऑफ ऐसे जाना, वो कैसे जाता? ऐसे जाता, है ना? व्हाट इफ बच्चे यहाँ पे आकर 40 में आकर लोएस्ट मार्क्स किसी के आए हैं, तो वो 40 पे आएंगे, तो फिर कर्व कैसे बन जाएगा? फिर कर्व ऐसे नहीं बन जाएगा, है ना? तो ये क्या हुआ? स्प्रेड, स्प्रेड ही तो है। अगर बच्चे ने सबसे लोएस्ट जो मार्क्स स्कोर किया 10 किया है बच्चों ने, तो फिर स्प्रेड ऐसे बनेगा, है ना? अगर कम है डिस्पोजन तो स्प्रेड छोटा है ना? अगर ज्यादा है डिस्पोजन, बच्चों ने बहुत दूर दूर भी स्कोर किया है, तो कर्व लंबा बनेगा। तो यही सब चीजें हम कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पोजन, है ना? कि क्या रेंज होने वाली है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन होने वाला है, कितने से दूर है मीन से। सिंपली ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ऑन एवरेज कितने से दूर हैं लोग मीन से, तो वो सब हमें क्या बताता है? वो सब हमें बताता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आई नो, आई नो कि स्टैटिस्टिक्स थोड़ी हार्ड हो सकती है ना, स्टैट्स थोड़ी हार्ड लग सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एवरीथिंग लॉजिक बेस्ड, राइट? और अगर आपको इन्हीं लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो इन एंड अंडरस्टैंड कि इसके पीछे की रीजनिंग क्या है ना? और अगर आपको ऐसे ही रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, तो वी आर डूइंग अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट इज ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स। दिस क्रैश कोर्स इज जस्ट वन शॉट रिविजन, राइट? आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा सारे के सारे यूनिट्स का, नॉट जस्ट रिसर्च। एंड पर्टिकुलरली आई एम टीचिंग यू रिसर्च एंड आई टीच इट इन अ वेरी अंडरस्टैंडिंग मैनर, जिसमें आपको लॉजिक मैं समझाऊंगा कि कोई चीज कैसे हो रही है। आई विल मेक इट सो सिंपल फॉर यू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये करना कैसे है। नॉट जस्ट यू आर गेटिंग लास्ट मिनट रिविजन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, you are also getting 70 plus mock tests, 70 plus, right? That too live। दिन में 3 मॉक टेस्ट होंगे आपके। दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड इट प्रिपेयर्स यू टू हैव प्रेशर बेस्ड टेस्ट, जिससे आप एक्चुअली एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर ना ले सको। आप क्या हो जाओ, डिसेंट्रलाइज हो जाओ और अंडरस्टैंड करो कि हाँ, मैंने पहले भी ऐसे एग्जाम दिया था एंड नाउ एज वेल आई कैन डू इट। Other than that, you are getting 40 plus previous year papers of different, not just CUTPG, of different universities। So आपकी जो power packed performance रहने वाली है इस कोर्स के बाद would be top notch, right? इसके साथ साथ आपको particularly highly weighted topics के हर यूनिट्स के वीडियोस मिलेंगे, स्ट्रैटेजी सेशंस मिलेंगे, आपको मीट्स करवाई जाएंगी, right? And this is right now ongoing and it will be there till your exam, so grab it now। अगर आप ब्रह्मास्त्र लास्ट मिनट रिवीजन आपका नहीं करना चाहते, आपको पूरा ही कोर्स करना है, तो देन वी ऑल्सो हैव CUET-PG लक्ष्य क्रैश कोर्स, एंड दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स विल हेल्प यू लर्न एवरीथिंग इन द डिटेल। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर CUET-PG, इट इज फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया एंड अदर साइकोलॉजी बेस्ड एग्जाम्स। यहाँ पे क्या होंगे? आपके डाउट सेशंस भी होंगे, मॉक टेस्ट सीरीज भी होंगी, एज वेल एज आपको राउंड 2 की भी पूरी प्रिपरेशन मिलेगी कि इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में बोलना क्या है, इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। एंड यू कैन गेट ऑल दीज कोर्सेज थ्रू आवर वेबसाइट और आवर पोर्टल। आपको सारे नोट्स मिलते हैं, राइट? एंड ऐसे ही Power Within Psychology is the one-stop solution for all the psychology related exams, be it bachelor's, be it master's, be it MPhil, MA, be it UGC net।
You will get everything on one platform. You just have to go to our website and check our mobile app and just take up the course, and we will be there to help you throughout your journey and boost your scores, right? Again, let's continue back to our topic. So हम क्या कर रहे थे? हम सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले मीन क्या होता है? सो मीन इज एवरेज, ठीक है? अब एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास 5 बच्चे हैं और एक बच्चा स्कोर कर रहा है 10, दूसरा कर रहा है 20, तीसरा कर रहा है 10, फिर कर रहा है 5, फिर कर रहा है 10। ऐसे 5 बच्चे हैं और मुझे निकालना है ऑन एवरेज कि ये सारे बच्चे किस स्कोर के अराउंड ला रहे होंगे, है ना? अब मान लो मैं इनको क्या करूंगा, सबसे पहले इसे ऐड करूंगा, इसे ऐड करूंगा, इसे ऐड करूंगा, इसे ऐड करूंगा, इसे ऐड करूंगा। तो पांचों वैल्यूज को ऐड करूंगा मैं। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10, ठीक है? फिर कितने बच्चे थे? सारे के सारे 1 2 3 4 5 थे। 5 से डिवाइड करूंगा और मान लो मुझे एक नंबर मिलता है, कोई सा भी, मैं ऐसे ही ले रहा हूं, है ना? मान लो 10 मिलता है, तो 10 क्या है? एवरेज। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द लोग 10 के अराउंड स्कोर कर रहे थे, पांचों के पांचों, है ना? तो अब इसमें बात क्या आती है? इसमें बात ये आती है कि मान लो अगर एक इंडिविजुअल का स्कोर, ये सारे स्कोर थे, एक इंडिविजुअल का स्कोर यहाँ पे 90 है, ठीक है? तो और सबका सेम है, ठीक है? अब क्या होगा जब आप 90 को यहाँ प्लस करोगे, तो ये मान लो अगर एवरेज पहले 10 आ रहा था, तो अब एवरेज हो सकता है 50 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, मतलब एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा, है ना? अब एवरेज के बढ़ने से क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास का एवरेज, आपसे कोई, आप मेरी क्लास को जानते नहीं हो, मैं आपसे बोलता हूं आप मेरी क्लास में आओ, मेरी क्लास का एवरेज स्कोर 40 है, और जब आप एक बच्चे से आके पूछते हो आप आपका स्कोर कितना आया बच्चे बताना, आपको लगता है कि 40 के अराउंड ही आएगा। बच्चा बोलता है मेरा 10 आया है, दूसरा बच्चे से पूछते हो आपका कितना आया है, वो बोलता है मेरा 20 आया है, तीसरे बच्चे से पूछते हो आपका कितना आया है, 5 आया है। अब द पॉइंट इज कि द मोमेंट यू सेड कि 40 इज द एवरेज, है ना, एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये कि 40 के आसपास होगा, दैट विल बी द मोर बेटर, है ना, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऐसी है। अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरे क्लास के बच्चों के तो 10-10 20-20 आ रहे हैं, और आप तो कैसे बोल सकते हो आप 40 का एवरेज है? दैट इज अ वेरी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो मीन क्या है? वेरी सेंसिटिव, है ना, वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है? आउटलायर से बहुत ज्यादा क्या है? प्रभावित होता है ना? एक्सट्रीम वैल्यू से क्या हो सकता है? मीन जो है वो शिफ्ट कर जाएगा ऊपर, नहीं तो बहुत ज्यादा कम, है ना, और वो सही से नहीं दिखा पाएगा। तो कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको एक्सट्रीम में ज्यादा वैल्यूज दिखती हैं, आउटलायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप वहां मीन का यूज नहीं करते हो, सिंपली, है ना? और मीन यूज कहां पे होता है? इंटरवल नहीं तो रेशियो स्केल में, वहीं पे यूज होता है। देन पॉइंट ये आता है कि अगर आप यूज नहीं कर सकते एक्सट्रीम की वैल्यूज में मीन को, तो क्या यूज करोगे? तो आप यूज करोगे मीडियन। वाई? मान लो मैं कहता हूं मेरी क्लास का मीडियन जो है वो 50 है, ठीक है, मतलब मिड पॉइंट 50 है स्कोर्स का, है ना? तो अब मेरी क्लास में कोई भी आके मुझसे पूछता है कि आपका कितना स्कोर है, 10 है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना? मीडियन 50 है ना, मीडियन से क्या लेना देना? मीडियन में तो आप ना ही किसी स्कोर को प्लस कर रहे, ना डिवाइड कर रहे, आपने तो बस डेटा को 2 इक्वल भाग में बांट दिया। अब बच्चे के 10 आ रहे हो, 90 आ रहे हो, आपसे उनका क्या लेना देना, है ना? आप तो बस उनको रैंक्स में लगा दोगे कि हाँ 50% ऑफ लोग टॉपर्स हैं, 50% ऑफ लोग आपके बिलो हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में डाल दोगे आप, उससे ज्यादा क्या करोगे आप, है ना? तो इसमें क्या है? आप मीडियन यूज करते हो जब भी डेटा में आउटलायर्स होते हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, और मीडियन यूज कहाँ होता है? नॉन पैरामीट्रिक में, याद रखना, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है ना? तो ये अफेक्ट नहीं होता आउटलायर से। देन वी हैव मोड। मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है? मैं बोलता हूं मेरी क्लास में 10 बच्चे थे और 10 बच्चों में से 8 बच्चों के 90 मार्क्स आए थे, तो मोड क्या होगा? 90, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी? 90 थी। मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चों के कितने आए? 40 आए, और जितने भी बच्चे थे उनके कितने आए? उनके आए मान लो अलग अलग नंबर आए, किसी के 20 आए, किसी के 10 आए, 25 आए, मतलब अलग अलग नंबर आए, बस 2 इंडिविजुअल के सेम नंबर है 40, तो मोड क्या होगा? 40, है ना? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी है आपके डेटाबेस में वो होता है मोड, है ना?
अब ये भी आउटलायर से अफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप किसी भी वैल्यूज को प्लस नहीं कर रहे, आप बस देख रहे हो कि किनकी सबसे ज्यादा होती है। एंड नॉमिनल डेटा यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनल यूज होता है, ऑर्डिनल इंटरवल, है ना। यहाँ पे आपका नॉमिनल, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर। नाउ वी हैव रेंज। सो रेंज इज अ पार्ट ऑफ डिस्पर्जन। रेंज में क्या करना होता है? सिंपली आप देखते हो कि हाईएस्ट कौन सी है और लोएस्ट कौन सी है। अगर मैं बोलता हूं मेरी क्लास में एक बंदे का स्कोर 90 है, दूसरे बंदे का स्कोर 10 है, तो आप क्या करोगे? आप रेंज बताओगे कि हाँ 90 माइनस 10 तो कितना? 80 का रेंज है। मतलब 80 जो है स्कोर्स उसके बीच में आते हैं, इतना ही स्कोर करेंगे लोग, इसी के बीच में स्कोर करेंगे। एंड अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट ले रहे हो तो इट विल बी सेंसिटिव टू आउटलायर्स, है ना। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आउटलायर्स से, है ना, क्योंकि आपने हाईएस्ट और लोएस्ट ले लिया, ठीक है। अब आता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है कि आप मुझे बताओ कि मीन से जो वैल्यूज हैं, है ना, इंडिविजुअल्स के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कितने दूर है ऑन एवरेज। ऑन एवरेज कितने दूर है? अगर मैं बोलता हूं कि मेरा क्लास का वेरिएंस इतना है, तो इसका मतलब है कि इतने ऑन एवरेज दूर हैं किससे? मीन से। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं, है ना। मान लो आपके पास ये डेटा सेट पड़ा है और ये मीन पड़ा है, तो आप क्या करते हो? मीन में से डेटा को माइनस करते हो। हम बोल रहे हैं ना कि एक इंडिविजुअल कितना दूर है मीन से, -3 -1 0 +2 +2, है ना, कि ऐसे दूर है मीन से। अब यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे ये आता है कि माइनस माइनस अगर आप इनको देखोगे तो ये आखिरी में ना प्लस माइनस होके जीरो ही बच जाएगा, और जीरो से कुछ हो नहीं सकता, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप कोई भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये माइनस हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर देते हो? स्क्वायर कर देते हो। फिर क्या बन जाता है? स्क्वायर डिविएशन बन जाता है ना, स्क्वायर डिविएशन। फिर इन सारे डिविएशंस को आप क्या करते हो? आपको एवरेज निकालना है ना। आपको एवरेज निकालना है कि कितने दूर हैं ऑन एवरेज। तो आप क्या करोगे? इन सबको प्लस करोगे। प्लस करने के बाद क्या होगा? कोई वैल्यू आई, उसको क्या कहोगे आप? सम ऑफ स्क्वायर्स कहोगे। यही सम ऑफ स्क्वायर्स आपके अनोवा में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स आपने बनाया, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स से क्या होगा? उसका एवरेज निकालना है। तो कितने वो हैं? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय एन कर दोगे, है ना, डिवाइडेड बाय एन कर दिया, है ना, तो निकल गया एवरेज, ठीक है। अब बात ये हुई वेरिएंस में, तो आपको जो मिला है वो स्क्वायर्ड मिला है ना, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली है कि लोग ऑन एवरेज इतना दूर होंगे, ठीक है। आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाली वैल्यू नहीं मिली है कि हाँ आप देखते ही अंडरस्टैंड कर दोगे कि हाँ इतना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वापस से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, वापस से उसे एक नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हाँ इतने से डिविएटेड होंगे, तो है ना। तो आप क्या कर देते हो? स्टैंडर्ड डिविएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए बस स्क्वायर रूट लगा देते हो, जिससे क्या होता है? आप वापस से आ जाओ। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट, है ना, कर दोगे अगर आप, तो क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा आपको जब आप उसका स्क्वायर रूट कर दोगे वेरिएंस का, है ना, -n या n-1, ठीक है। इसका अगर आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो वापस से वो वैल्यू पे पहुंच जाएगा अपनी, है ना, जो आपकी नॉर्मल से आप स्टैंडर्डाइज वैल्यू आप अगर कर दोगे, देख लोगे, तो यू विल गेट द पॉइंट कि हाँ इतना दूर है मीन से, ठीक है। सो दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब वी हैव पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए? हमें इनके अजम्पशंस पता होने चाहिए। पहला आपका अजम्पशन होता है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी का मतलब यह है कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आउटलायर्स, एक्सट्रीम की वैल्यूज क्या है? कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी है और ज्यादा नहीं है, ठीक है। आउटलायर्स कम है, एक्सट्रीम की वैल्यूज कम है, और एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी गॉसियन कर्व, बेल कर्व बना रहा है, ना कि ऐसा है, ठीक है, ना कि ऐसा है, ठीक है। नॉर्मली एक बेल कर्व है, मतलब सारी की सारी वैल्यूज बीच में आती हैं, एक्सट्रीम में फिर कम होती जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्मैलिटी कहाँ होनी चाहिए? पैरामीट्रिक में नॉर्मैलिटी होनी चाहिए, है ना। दूसरा है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब ये है कि मेरा जो वेरिएंस है ना, मान लो मेरी एक ग्रुप का वेरिएंस है 20, इसका मतलब क्या है? कि मेरी ग्रुप में जितने भी लोग हैं, है ना, वो स्कोर कर रहे हैं ऑन एवरेज 20 से दूर, मतलब जो भी उनका मीन है उससे 20 से दूर। मान लो
एवरेज 50 है। तो वेरिएंस का मतलब क्या है कि वो ऑन मोस्ट ऑफ द लोग क्या स्कोर कितना स्कोर कर रहे होंगे, वो स्कोर कर रहे होंगे 30 नहीं तो 70। ठीक है, ऐसे है ना। अगर मेरी ग्रुप का जो वेरिएंस है, जो स्प्रेड बन रहा है वो 20 का है, और दूसरा जो ग्रुप है, सेकंड जो ग्रुप है वो 19 के अराउंड है, 20 के अराउंड है, तो इसका मतलब क्या है, सेम है वेरिएंस दोनों ग्रुप का। अगर वेरिएंस सेम है तो उसे हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। मतलब एक ग्रुप ऐसा स्प्रेड बना रहा है और दूसरा ग्रुप भी ऐसा ही स्प्रेड बना रहा है। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप का स्प्रेड ऐसा बना और दूसरे ग्रुप का स्प्रेड ऐसा बना, अगर हम ऐसे देखते हो तो, या एक का ऐसे स्प्रेड बना, ऐसा नहीं है। सेम स्प्रेड है, सेम स्प्रेड है, सेम डिविएशन है दोनों ग्रुप्स के, है ना। सो दोनों ग्रुप का वेरिएंस सेम होना चाहिए। फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है तो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि एक का बंदे का स्कोर बढ़ रहा है तो दूसरे बंदे का भी स्कोर बढ़ रहा है। ये नहीं कि चीटिंग चल रही है ना, कि आप बैठे हो एक बंदे का 40 मार्क्स आ रहा है तो दूसरे का भी 40 आ रहा है ना। एक बंदे का अगली बार टेस्ट लिया उसका स्कोर बढ़ गया 25-50 से, दूसरे का भी बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल का स्कोर है, हर एक डेटा पॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे से, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड ना हो, ऑटो कोरिलेशन ना हो। ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर लिनियरिटी, मतलब जो भी आपके दो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, वो लीनियर रिलेशन रखते हैं। मतलब एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है। ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ कोई कोरिलेशन ही नहीं है, एक ऊपर जा रहा है, एक का स्कोर बढ़ रहा है तो दूसरे में कुछ अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा दूसरे वेरिएबल पर, वो नहीं। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें, नॉर्मेलिटी हो गई, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, और लिनियरिटी हो गई, ये सारी की सारी पैरामीट्रिक में होनी चाहिए। नॉन पैरामीट्रिक में इनकी जरूरत नहीं होती। नॉन पैरामीट्रिक इज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी अजम्पशन होना जरूरी नहीं है नॉन पैरामीट्रिक में। देयर इज नो रिक्वायर्ड अजम्पशन ऑफ एनीथिंग। अगर आपका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक कर सकते हो आप, है ना। अगर आपका नॉर्मेलिटी नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक, लीनियर नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक यूज क्या करता है, मीडियन का यूज करता है, और पैरामीट्रिक मीन का यूज करता है ना। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा ये है कि इसमें जो आप पैरामीट्रिक में करते हो रैंडम सैम्पलिंग करते हो, इसमें आप, है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हो। और क्या है, पैरामीट्रिक में आपका जो भी डेटा है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपका जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज आपका बड़ा होना चाहिए देन 30। यहाँ पे सैंपल साइज अगर 30 से कम है तो आप नॉन पैरामीट्रिक करोगे। ठीक है, ये सारी अजम्पशंस होते हैं, है ना। तो अब वी हैव टी टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव वन सैंपल टी टेस्ट। नाउ वन सैंपल का मतलब क्या है कि मान लो आपको पॉपुलेशन का मीन दे रखा है। मान लो आपको बोल दिया कि एक चॉकलेट कंपनी है ना, वो बोलती है कि ऑन एवरेज, मतलब मीन जो है ना, मीन जो है ऑन एवरेज हमारी चॉकलेट में 30 ग्राम कोको है ना, 30 ग्राम कोको है, चॉकलेट कंपनी बोलती है। और आपके दिमाग में आता है कि नहीं भाई, हम तो देखेंगे, हम तो इसका क्लेम टेस्ट करेंगे। तो आप क्या करते हो, आप चॉकलेट कंपनी के सारे चॉकलेट्स के सैंपल लेते हो। आपने सैंपल लिया और सैंपल का मीन निकाला। ठीक है, मीन निकाला तो आपको पता चला कि भाई ये तो बस 28 ग्राम ही है। तो आप क्या कर रहे हो, आप पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर कर रहे हो खुद के सैंपल के मीन को। आप देखना चाहते हो कि पॉपुलेशन जो भी बता रहा है और मैं उस पॉपुलेशन से जो सैंपल ले रहा हूं वो मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो सैंपल सही से रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। ये देखने के लिए आप वन सैंपल करते हो। ठीक है, इसका अल्टरनेट क्या होता है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। देन वी हैव पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कह सकते हो। इसमें क्या होता है, एक ही ग्रुप होता है, एक ही ग्रुप होता है जिसको आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से गो थ्रू करते हो। मान लो मैं अब एक 10 बच्चों को लेता हूं और पहले उनके साइकोलॉजी का स्कोर निकालता हूं, 40 मार्क्स आते हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं उन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रूबरू करवाऊंगा, वो है कोचिंग, है ना। हमने आपको ब्रह्मास्त्र दिया, ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स करवाया, और उसके बाद हमने देखा पोस्ट टेस्ट साइकोलॉजी का, और हमने देखा कि आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप बोल पाओगे कि हाँ कोचिंग की वजह से मार्क्स बढ़े हैं, कितने से बढ़े हैं ये भी बता पाओगे,
है ना, कि मेरे जो कोचिंग के मार्क्स हैं 50 मार्क्स से बड़े हैं, तो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ला रहा है डिफरेंस, है ना। तो टू रिलेटेड ग्रुप्स क्यों कहा गया है, क्योंकि सेम ही ग्रुप है, सेम ही ग्रुप को 2 बार किया जाता है, तो इसलिए ये एक जो ग्रुप है वो रिलेटेड ही तो होगा, जब एक ही ग्रुप के वही 10 बच्चों को आप वापस से करोगे, है ना। तो दिस इज द थिंग। इसको आप रिपीटेड मेजर में भी डाल सकते हो, रिपीटेड मेजर भी कह सकते हो, है ना। तो बस पेयर्ड सैंपल या डिपेंडेंट सैंपल, एक ही आप सैंपल ले रहे हो, एक ही ग्रुप को 2 बार कर रहे हो, प्रो पोस्ट एंड प्री, है ना। नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेट क्या है, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, है ना। देन वी हैव इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या होगा, अब हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नहीं है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब मैंने 2 सैंपल ले लिए 10-10 बच्चों के, 2 अलग ग्रुप है। एक जो ग्रुप है उसको मैं कोचिंग देता हूं, एक ग्रुप को नहीं देता हूं, एक नॉर्मली अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कोचिंग से क्या फर्क पड़ रहा है ना, आफ्टर अ ग्रुप वो सेल्फ स्टडीज, मतलब ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है जिस जो बेस लाइन की तरह वर्क कर रहा है, दिस इज आवर ट्रीटमेंट ग्रुप, है ना, इंडिपेंडेंट ग्रुप। सो हम क्या देखना चाहते हैं कि कोचिंग से कितना फर्क पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को पढ़ाऊंगा, दोनों के पढ़ाने के बाद पोस्ट टेस्ट लूंगा, है ना। एक को पढ़ाऊंगा, इसका आया 90, इसका आया 40। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा हमसे कोचिंग ले रहा है, ब्रह्मास्त्र सीरीज कर रहा है, तो उसके स्कोर 50 से बढ़ेंगे, है ना। अगर हम कंपेयर करते हैं किससे, उस ग्रुप से जो खुद से पढ़ रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच में क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंस देखना चाहिए जब हम देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आप कब करते हो, जब इक्वल वेरिएंस होता है दोनों ग्रुप्स का। और अगर इक्वल वेरिएंस नहीं है तो आप क्या करोगे, वेल्च टेस्ट करोगे, ठीक है। वेल्च टेस्ट इक्वल वेरिएंस ना होने पे करते हैं। एंड अगर मैं एक और बात बताता हूं कि अगर आपका कोई भी मान लो अजम्पशन है, ठीक है, वो सारे मीट हो रहे हैं, बस यही मीट नहीं हो रहा है ना, कि आपका वेरिएंस इक्वल नहीं है, वही मीट नहीं हो रहा है, तो बस आप वेल्च टेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप मैन विटनी यू करो, आप वेल्च टेस्ट करोगे, ठीक है। पर उसका नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेट क्या है, मैन विटनी यू है। मैन विटनी यू इज अल्टरनेट ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। इसको टू सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। अनोवा जो होता है, अनोवा किस में किया जाता है, मोर देन 2 ग्रुप्स। अगर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं तो आप अनोवा करते हो, है ना। इसको हम ओमनी बस भी कहते हैं। ओमनी बस क्यों कहते हैं, क्योंकि बस ये डिफरेंस बोलता है कि हाँ डिफरेंस है 3 ग्रुप के बीच में, ये नहीं बताता है कि कौन सा ग्रुप क्या ज्यादा स्कोर कर रहा है, कौन सा ग्रुप कम स्कोर कर रहा है, किस में ज्यादा डिफरेंस है, किस में कम डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस बताना है ग्रुप वाइज, तो आपको पोस्ट हॉक टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। एंड अनोवा का वन वे अनोवा का क्या होता है अल्टरनेट, आपका क्रूजल वैलिस एच टेस्ट, ठीक है। क्रूजल वैलिस एच टेस्ट अनोवा का होता है, ठीक है। सो हमने क्या देखे, हमने सारे के सारे सैम्पलिंग के मतलब सॉरी, आपके सारे पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक के अजम्पशन देखे, टी टेस्ट आप कैसे समझ सकते हो वो देखा, है ना, कब करना होता है वो देखा। अदर देन दैट हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या है, राइट। तो हमने ये सारी चीजें अब तक देखी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब वी विल डू सम क्वेश्चंस, वी विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इनको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, आपको कैसे रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, राइट। नाउ अब क्या है, अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको मेरे साथ कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं फ्री के, जो आपको मिल जाएंगे, आप क्या कर सकते हो, आप मोर सर्विसेज पे जा सकते हो, उसके बाद फ्री क्विजेस पे जा सकते हो। आफ्टर गोइंग टू फ्री क्विजेस you can go below and here you will find the tests, right? We will do this test, you can also do this test with me if you want, right? Other than that, अगर आपको curated questions चाहिए for every year, for every year that had been there, and also you want questions from every university out there, then you can check our books, right? CUET PG books we have, which will have all the questions, which will have all the explanations, you will have all the things that you would be needing in this one book, right? And उसके साथ you have 2 sets जिसमें आपकी पूरी explanations होती हैं and all that. Other than that, we are right now having different courses, right? If you want to have CUET PG courses, we have different CUET PG courses. You can check out our toppers, right? These are all the toppers of our
क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जिसको बैंगलोर कैंपस मिला है, जस्ट थिंक अबाउट इट. Bangalore campus is one of the best campuses for Christ University and particularly for psychology. All of these are those who have been chosen. Other than that, these are toppers of 2025 who have studied from us and they have scored as high as 290. Right? That's it, like totally high. And just because the preparation that they had done and the guidance they have gotten from us, right? These are all the toppers. You can see all the toppers of CUTPG are from our batch, right? Other than that, we are having our Brahmastra batch, right? All the mock tests, self-paced things, everything is there. You can also check your scores. You can also check your rankings. You can check कि आपके क्वेश्चंस क्या गलत गए हुए हैं, उनके आंसर्स क्या हैं, just by having this course, right? And यहाँ पे I will be teaching you research and statistics in the similar easy way and also psychological testing, right? Now let's get back to our MCQ कि MCQ कैसे solve करने हैं, all those things. Now if we go here, we can see first question is there. हम क्या करने वाले हैं, we will read the question, I will read the question. आप pause करना, pause करने के बाद आप डिसाइड करना कौन सा ऑप्शन है, एंड बट मैं लगा दूंगा, आप डिसाइड करना. और ये जो क्वेश्चंस हैं ये PYQ से मिलते जुलते हैं, तो आप ये मान के चलो कि PYQ का जो CUTPG का लेवल है वो ऐसा है, ठीक है. लेट्स डू इट. तो मीन क्या है आपका, लगाओ, आप सोचो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएबिलिटी क्या है. एक्सप्लेनेशंस दे रखी हैं. द वैल्यू रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, the extent of individual differences around the central tendency, average, the point above and below which lies 50% of the scores, है ना, आपको बताना है. ठीक है, आप पॉज कर लेना, मैं लगाता हूं, है ना. सो मीन क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है. मीडियन क्या होता है कि 50% ऑफ स्कोर्स आगे हैं और 50% ऑफ स्कोर्स इसके पीछे हैं, है ना. तो मीडियन. मोड क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, ये रहा. और वेरिएबिलिटी क्या होती है कि कितना डिफरेंस है लोगों का मीन से, है ना. तो ये ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोफिशिएंट वुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन, राइट. आप लगा लो. इज इट प्लस 0.80 या माइनस 7.75 या प्लस 0.79 या माइनस 0.88. मैं लगा देता हूं, आप पॉज करके कर लेना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. तो जब भी हम कोरिलेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट वन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि जो इनहेरेंट उसकी वैल्यू है, जस्ट वैल्यू पे जाओ आप, माइनस और प्लस पे ना जाओ. प्लस माइनस का सिंपली मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उनका रिलेशन क्या है. प्लस का मतलब कि उनका पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. नेगेटिव का मतलब है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. उसका ये मतलब नहीं है कि ये कम है या ये ज्यादा है ना. हम ये नहीं देख रहे हैं कि माइनस का मतलब 0 से माइनस में जा रहा है तो कम होगा, नहीं, है ना. वो बस डायरेक्शन है. अगर मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्गेस्ट तो मुझे वैल्यू देखनी है, तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू 1 से क्लोज होगी, चाहे अब वो माइनस में हो या प्लस में हो, डज नॉट मैटर. साइन को इग्नोर करो, है ना. अगर प्लस में हो या माइनस में हो, डज नॉट मैटर. ओनली थिंग दैट मैटर्स कि 1 से क्लोज कितना है, और 1 से क्लोज सबसे ज्यादा क्या है, 0.88. So that is why it is the strongest one. फिर है, a negative correlation occurs dash scores on one variable are associated with dash scores on a second variable. लगा लो आप, ठीक है. आप पॉज कर लेना, मैं लगा देता हूं, है ना. तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, इनवर्स कोरिलेशन. एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है. तो नेगेटिव कोरिलेशन अकर्स जब हायर स्कोर्स होते हैं एक वेरिएबल में और दूसरे में कम होते हैं, ठीक है, जो हमने अभी बात करी, है ना. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, इनमें से पैरामीट्रिक कौन सी है, हम ये नहीं पूछ रहे कि नॉन पैरामीट्रिक कौन सी है, पैरामीट्रिक कौन सी है. ठीक है, स्पीयरमैन, पियर्सन, टी टेस्ट या मैन विटनी. ठीक है, आप पॉज कर लेना,
ठीक है, मैं यहां पे लगा देता हूं, है ना, ठीक है। सो पैरामीट्रिक क्या है, अभी हमने बात करी थी, और पैरामीट्रिक के जो भी अजम्पशन थे वो आपको याद रखने हैं। अदर देन दैट ऑल द पैरामीट्रिक्स आर पियर्सन, है ना, पैरामीट्रिक है, उसका अल्टरनेट क्या है, स्पीयरमैन रैंक। टी टेस्ट इज पैरामीट्रिक, है ना, उसका नॉन पैरामीट्रिक वर्जन क्या है, मैन विटनी यू, है ना। देन वी हैव अजम्पशंस, अभी हमने बात करी है पैरामीट्रिक की, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी कि नहीं होगी, आउटलायर्स होंगे कि नहीं होंगे, है ना, वेरिएबल्स इंटरवल या रेशियो स्केल में होने चाहिए, या आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, इनमें से क्या क्या है ना, आप पॉज कर लेना, आई विल पुट इट देयर, है ना। अभी हमने बात करी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हो, है ना, इसमें मीन का यूज होता है, मीन का यूज होता है तो मतलब इंटरवल और रेशियो स्केल में होगा। आउटलायर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, आउटलायर्स होंगे तो नॉर्मलिटी का नहीं हो पाएगा, है ना, आउटलायर्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, राइट। एंड अगर आपको ऐसे ही और एमसीक्यूज करने हैं, ऐसे ही स्ट्रैटेजिकली आपको हर यूनिट के पर्टिकुलर एमसीक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं, 70+ मॉक टेस्ट करने हैं विद ऑल द एनालिटिक्स की आपके कितने स्कोर्स हैं, आपको कंपेयर करना है किसमें गलत हुआ है, आपको इनसाइट्स चाहिए, right? So you can take up our ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स, इट हैज एवरी डे 3 मॉक टेस्ट, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं, एंड द लेवल इज ऑल्सो, आपको इसमें इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, यू विल ऑल्सो फील कि मैंने पूरा का पूरा ही कवर कर लिया है जो आपके पूरा सिलेबस है, राइट। यू कैन ऑल्सो टेक अप दैट कोर्स, अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव बुक्स दैट यू कैन गो थ्रू, है ना। द रिसर्चर, अब देखो, the researcher wants to test if there is a significant difference between the achievement scores of 8th grade student in mathematics before and after 2 months of instruction। क्या बोल रहा है उसको सही से समझो। काई स्क्वायर टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, या पियर्सन कोरिलेशन, है ना। आप इसको कर लेना, मैं पॉज करूंगा, पॉज करने के बाद आप कर लेना, आप पॉज कर लेना फिर कर देना, है ना। हमने अभी बात करी कि पोस्ट, और अगर आपका प्री टेस्ट हो रहा है एक बार बीच में दिया जा रहा है तो इट इज डिपेंडेंट, इट इज पेयर्ड। देन वी हैव द डैश इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेरिएंस एंड फिगर्ड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। एवरेज डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड या रेंज, ये हमें पता है, आप पॉज करके लगा लेना, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी हमने बात करी कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। क्यों? क्योंकि जो वेरिएंस है उसमें आपने क्या कर रखा है, सारी वैल्यूज को स्क्वायर कर रखा है, अगर नहीं करते तो क्या होता, डिविएशन 0 हो जाता। तो उस स्क्वायर को हटाने के लिए, वापस से एक नॉर्मल ओरिजिनल वैल्यू पे लाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कितने से डिविएटेड हैं ऑन एवरेज लोग, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना पड़ रहा है ना, जो बन जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। इफ, अब ये वाला पढ़ो, इफ स्टूडेंट who study more hours tend to get higher marks, this is an example of पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, स्परियस। आप लगाओ, ठीक है, पॉज करो, आई विल पुट द आंसर। वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि जो स्टूडेंट ज्यादा हार पढ़ता है उतने ही ज्यादा स्कोर करता है, तो बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। देन वी हैव नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, अल्टरनेट क्या है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का, विल्कॉक्सन है, मैन विटनी यू है, क्रूजल वालिस है, या फ्रीडमैन, ठीक है। पॉज कर लेना, मैं लगा दूंगा, ठीक है, आप पॉज कर लेना, है ना। सो मैन विटनी यू क्या है, अल्टरनेट है नॉन पैरामेट्रिक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। अगर सिर्फ ये बोला है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं है और सब कुछ है, तो आप वेल्च टेस्ट करोगे, ठीक है। क्रूजल वालिस किसका है, अनोवा का है। फ्रीडमैन किसका है, टू वे अनोवा, नहीं तो रिपीटेड मेजर अनोवा का फ्रीडमैन है,
है ना, विल्कॉक्सन साइन रैंड आपके टी टेस्ट के और जो होते हैं, ठीक है। व्हाट डू नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक मैन विटनी यू टिपिकली कंपेयर? मीन का यूज करते हैं, वेरिएंसेस का यूज करते हैं, मीडियन का यूज करते हैं, या मोड का यूज करते हैं? पॉज कर लेना, आई विल पुट इट देयर, ठीक है। सो अभी हमने बात करी है कि जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो मीडियन का यूज करते हैं, क्योंकि मीन का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके जितनी भी नॉन पैरामीट्रिक हैं वो उन डेटा सेट के साथ काम करते हैं जो एक्सट्रीम में होते हैं, एंड बीइंग इन एक्सट्रीम वो मीन से ज्यादा सेंसिटिव होंगे, तो सही सी वैल्यू नहीं मिलेगी रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप मीन का यूज करते ही नहीं हो, आप मीडियन का यूज करते हो, क्योंकि मीडियन जो होता है वो चेंज नहीं होता है किसी भी तरीके से, आपके कितने भी आउटलायर्स हों, तो इट इज वेरी रोबस्ट टू आउटलायर्स, right? So these were the kinds of questions and the levels of questions that are asked in CUET PG. And if you want, right, आप क्या कर सकते हो, आप फ्री टेस्ट भी चेक कर सकते हो, other than that you can take up the Brahmas crash course which is right now going, and you will get all the test, and not just the test. अगर आप ऐसे ही करोगे, टाइम के साथ करोगे, एट द सेम टाइम यू विल गेट दिस एनालिटिक्स वेर यू विल बी एबल टू कंपेयर योर स्कोर्स विद अदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, यू विल बी एबल टू सी व्हाट योर रैंक वुड बी, यू विल बी एबल टू सी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, परसेंटाइल कितना था, यू विल बी एबल टू सी कि कितने क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं, राइट? एंड ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, नॉट जस्ट मिस्टेक्स, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको फोकस कहाँ करना है, एंड इट विल गाइड यू थ्रू योर जर्नी टू अंडरस्टैंड कि मैं फोकस कैसे करूं, राइट? एंड विद दैट आई वुड लाइक टू टेक द लीव, एंड हमने जितना भी करा है आप उनको गो थ्रू करो, आप क्वेश्चंस लगाओ, है ना, एनालाइज करो खुद को, एंड अगेन आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स जो आपके CUET PG में आते हैं, एंड आई विल ऑल्सो बी कवरिंग योर वीडियो फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट आते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड I will be seeing you back again. Thank you.